तो एक बार फिर स्वागत है आपका आज की कहानी में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की अनोखी कहानी की शुरुआत जब हुई जब बीरान अटलांटिक सागर के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना तो आगे बढ़ रही थी और ना ही पीछे हो रही थी और ना ही उनके सिग्नल का कोई जवाब दे रही थी। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि यह शिप वीरान समुद्र में अकेली सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी हुई थी। हैरत की बात तो यह थी कि शिप के अंदर क्रू का सारा सामान, सखाया खाना पीना और सारा सामान बिल्कुल वैसे का वैसे था जैसा रखा हुआ था। लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं था तो उसमें क्रू मौजूद नहीं था जो बिना किसी निशानात के यहाँ से गायब हो चुका था। यह है मैरी सेलेस्ट की वो दास्तां जिसने पिछले 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है। वो राज जिसे समुंदर के अलावा कोई और नहीं जान पाया। दोस्तों, इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया और उस वक्त उसका नाम अमेज़न रखा गया था। अपने शुरुआत के कई सफरों में तो ये छोटे मोटे हादसों के शिकार होता रहा था। यही वजह थी कि ये शिप हादसात के बारे में काफ़ी मशहूर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इसने कोई बड़ा जो हादसा होता है वो फेस नहीं करा शिप ने। अपनी ओनरशिप बदलते बदलते जब ये कैप्टन बेंजामिन विलिक्स के पास गई तब इसका नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया था। इस शिप का नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया था। ये न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 का एक खुशगवार दिन था। यह जहाज साहिल पर खड़ी हुई थी और इस पर सामान लोड किया जा रहा था। मैरी सेलेस्ट में 1700 बैरल पानी लोड किया गया था जो कि पीने वाला नहीं था बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया का यूज का पानी था। इसके सारे बैरल न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनमो तक लेके जाना था अटलांटिक ओशन से होते हुए। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन, उनकी बीवी और उनकी 2 साल की एक बच्ची। इन लोगों के समेत 7 क्रू मेंबर, मतलब कुल 10 लोग उस शिप में शामिल थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और वो आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पर रवाना हो गई थी। ये सफर करीब 7500 किलोमीटर लंबा था और नॉर्मली इस दौर में इतना बड़ा सफर करने में कई दिन नहीं बल्कि कई महीने या कई हफ्ते लग जाते थे। याद रहे कि ये जो शिफ्ट थी इस टाइम पर कोई एडवांस सेटिंग या एडवांस सिस्टम जो होता है वो मौजूद भी नहीं थे जिससे कैप्टन के साथ दुनियावी राब्ता बनाया जाए। ऐसे कोई सिस्टम भी मौजूद नहीं था। मैरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे और मामूल के मुताबिक कई हफ्तों के बाद उसे अब एक जनवा पोर्ट पर जाना होता है। लेकिन इतने वक्त के बाद भी मैरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था, मतलब वो अपने तय वक्त के हिसाब से पहुंची नहीं थी। मैरी सेलेस्ट के न्यूयॉर्क से निकले हुए जो उसके टाइम की दूसरी शिप थी वो भी उस जगह पहुंचना शुरू कर दी, लेकिन ये शिप उस जगह पहुंचने पर मकबूल नहीं थी। तो परेशानी की बात ये थी कि मैरी शिप थी ये अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाई। मैरी सेलेस्ट के रवानगी के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश जहाज न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से जाना होता है। ये डिक्राटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को एजूस आइलैंड के करीब पहुंचती है। यह समुंदर का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समुंदर के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है अटलांटिक ओशन में। वहां शिप के कैप्टन को बहुत दूर समुंदर में एक शिप खड़ी दिखाई देती है। कैप्टन ने नोटिस किया वो शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि सिर्फ एक ही जगह पर जमी हुई है एक तरीके से। अब समुंदर के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक होता है और उन्होंने उसे दूर से ही कैप्चर कर लिया। उसे कई सिग्नल भी भेजे लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कैप्टन ने उस शिप के पास जाने का फैसला किया। जब कैप्टन उस शिप के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है ये कोई और शिप नहीं बल्कि कैप्टन के दोस्त के मैरी सेलेस्ट नामक जहाज है।
जिसको न्यूयॉर्क से निकले हुए अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मैरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में तने तनहा खड़ी हुई थी। उस जहाज में किसी किस्म की कोई हरकत भी नहीं हो रही थी। ये सब देख जहाज के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर को मैरी सेलेस्ट पर भेजने का फैसला किया। यहाँ पर जब वो पहुंचते हैं तो सब देख के हैरान होते हैं कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है, मतलब उस शिप पर कोई शख्स मौजूद नहीं होता है। 1 महीने पहले न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली ये शिप, अब वो सारे लोग गए तो गए कहाँ, क्योंकि जहाज समुद्र के बीच में था और सारी चीज़ मौजूद थी सिवाय आदमियों के। अब यही सब चीज़ें देख के जो दूसरा शिप होता है उसके कैप्टन को चीज़ें खाई जा रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि शिप के अंदर कोई हादसा हो गया हो, लेकिन जब उन्होंने मैरी सेलेस्ट का जायजा लिया पूरी शिप का तो देखा कि पूरी शिप बिल्कुल सही सलामत थी। कैप्टन और उनकी फैमिली का और क्रू मेंबर का जहाँ तक कि कपड़े भी बिल्कुल सही सलामत थे, मतलब उनके कपड़े या उनका सामान को अनटच हालत में था, जैसा था वैसा का वैसे ही लगा हुआ था। यहाँ तक कि वो जिस जगह से जेनोवा तक जा रहे थे वो भी सही सलामत, जो उनके कपड़े पड़े हुए थे। यहाँ तक कि शिप पर क्रू के लिए खाने का स्टॉक होता है, जो खाना अपने साथ लेके चलते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही मौजूद था, जैसे शिप पर रखा गया था। थोड़ा और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन क्रूज से एक लॉग बुक मिलती है। ये लॉग बुक पहले शिप कैप्टन अपने पास रखते थे, जिसमें शिप की मेंटेनेंस और इशू के बारे में लिखा होता था। उस बुक में मैरी सेलेस्ट के कैप्टन ने आखिरी जो एंट्री करी थी 25 नंबर की सुबह 8 बजे करी थी, मतलब 8 बजे उसमें 25 नंबर की सुबह लिखा था। यानी कि जिस वक्त ये शिप जिस हालत में पाई गई है उससे 10 दिन पहले इस लॉग बुक में कुछ लिखा गया था। तो इसका मतलब ये जाहिर होता है कि ये मिलने से 10 दिन पहले से अटलांटिक ओशन में वीरान खड़ी हुई थी। ये सारा माजरा देखकर अब जो पायलट होते हैं उनके वो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि है वो कह रहा है। इतने में उनकी नज़र लाइफ बोर्ड वाले सेक्शन पर पड़ती है, तो वहाँ उनको लाइफ बोर्ड नज़र ही नहीं आता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि शिप में जरूर कुछ हुआ था और सब लोग अपनी जान बचाकर उस शिप से भाग गए लाइफ बोट के जरिए। कैप्टन के केबिन में नेविगेट का जो सिग्नल होता है उसके और उनकी बेल्ट होती है, बैठते हैं उसके नीचे एक तलवार बंद पड़ी पाई गई, जो इस बात की निशानी है कि शिप पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ है। अगर हमला होता तो तलवार जरूर अपनी मैन से निकली होती और वो जो नेविगेशन का सिग्नल होता है वो भी उल्टा सीधा हो चुका होता। लॉग बुक के अलावा दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट भी इस चीज़ की गवाही दे रहे थे और वो मौजूद थे कि इसमें कोई हमला नहीं हुआ है। एक चीज़ और नोटिस की गई कि शिप का केबिन हर तरफ से गीला था और कई जगह पर तो 1.5 से 2 फुट पानी अब भी खड़ा हुआ था। लेकिन ये इतना नहीं था कि जिस साइज की शिप थी उसके हिसाब से इतना नहीं था कि पानी जहाज को नुकसान पहुंचा सकता था। यहाँ आपको बता दूं कि इंटरनेशनल सर्विस लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता था, अब भी मिलता है। इसी लॉ का फ़ायदा उठाते हुए इस इंडिया के कैप्टन मैरी सेलेस्ट को मिलकर जिब्राल्टर तक लेकर गए। यहाँ तक इस जहाज को जाना था। यहाँ अथॉरिटी ने इस जहाज को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हेयरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। कोर्ट ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कई हेयरिंग के बाद भी कोई सुराग हत्ते नहीं लगता है कोर्ट के। अब हेयरिंग्स के बाद जब मामला सुलझ नहीं पाता है तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमानी ताकतों ने मैरी सेलेस्ट को ले डुबोई, तो कुछ लोगों ने कहा कि समुद्र की कोई भयानक चीज ने इन पे हमला कर दिया। इन सब मन गलत बातों में एक बात तो वाज़ेह तौर पे साफ होती थी कि मैरी सेलेस्ट जब से बनी थी उसके साथ तब से हादसा होते आ रहे थे। एक बार ये दूसरी शिप से टकराई, लेकिन मामूली टक्कर के बावजूद भी वो शिप डूब गई। फिर मैरी सेलेस्ट को जब रिपेयर के लिए पोर्ट पर लाया जाता है तो रिपेयर से पहले ही वो पोर्ट पर खुद ब खुद आग लग जाती है और एक मर्तबा तो सफ़र पर रवानगी से पहले ही इसके कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो चल बसते हैं।
इन सब बातों की वजह से अब ऐसा माना जाने लगा कि शायद मैरी सेलेस्ट पर जिनों या आत्माओं का राज है, जिसकी वजह से ये लेटेस्ट हादसा भी हुआ था। और तब से लेकर मैरी सेलेस्ट को गोस्ट शिप का टाइटल मिलना शुरू हो चुका था, मतलब उसे गोस्ट शिप का टाइटल दे चुके थे लोग। लेकिन असल में उस दिन हुआ क्या था, इसके बारे में कुछ थ्योरीज अब भी मौजूद हैं, जिन पे एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले थ्योरी तो ये थी कि गद्दारी के बारे में है। कई लोगों का मानना है कि डी ग्रेडिया के कैप्टन ने ही मैरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर को मारकर और सैलवेज लोगों का अवार्ड रिवॉर्ड पाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा था। जो सब कुछ हुआ था सारा षड्यंत्र रचा था। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं तो खून के धब्बे, खून खराबा या फिर कुछ ऐसी लड़ाई की चीजें मौजूद होती। अब या तो ये हो सकता है कि उसने कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ो या ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ो, या फिर एक थ्योरी और आती है। दूसरी थ्योरी ये आती है कि इस शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल मौजूद थे जो शिप में चले थी लेकर। लेकिन जब शिप अथॉरिटीज के पास लाई गई तो इसमें से 9 बैरल खाली थे। हो सकता है कि अल्कोहल के कुछ बैलेंस में ब्लास्ट हुआ हो और जिसकी वजह से क्रू मेंबर लाइफ पोर्ट पर बैठकर यहाँ से भागने में कामयाब रहे हों। मगर जहाँ ये बैरल मौजूद थे वहां पर ब्लास्ट का या फिर आग लगने का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। तीसरी थ्योरी ये आती है कि हो सकता है कि शिप समुद्री तूफान की लपेट में आ गया हो और इसमें पानी भरना शुरू हो गया हो। यही चीज देखते हुए कैप्टन ने शिप को एवैक्यूएट करने का फैसला किया और फिर वो सारे छोटे लाइफ बोट के सारे वहां से भाग गए जो इतने क्रू मेंबर मौजूद थे। अब इतनी छोटी लाइफ बोट समुद्री लहरों का मुकाबला ना कर पाई और इसी वजह से उन सब लोगों की जान चली गई। ये थ्योरी काफी हद तक दुरुस्त मालूम होती है, तीसरी वाली, मगर ये भी बस एक थ्योरी ही है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। थ्योरीज तो वही हैं, बहुत हैं, लेकिन कोई एक थ्योरीज ऐसी नहीं है सबूतों के साथ प्रूफ हो सके हो कि ये थ्योरीज वाकई में सही है। आज 150 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है लेकिन इस मिस्ट्री को आज तक सुलझाया नहीं पाया है, ना कोई सुलझा पाया है। मैरी सेलेस्ट के साथ आखिर हुआ क्या था, किन हालात में कैप्टन ने शिप को छोड़ा था और फिर वो सब लोग कहाँ चले गए, ये राज भी शायद कैप्टन जो शिप के कैप्टन थे उनके साथ ही चला गया। उम्मीद करता हूँ आज की मिस्ट्री स्टोरी की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें या मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं। अब मिलता अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।